नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। हेडलाइंस के बाद खबरों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फेनी की। ओडिशा में आए चक्रवाती तूफान फेनी ने शुक्रवार को भारी तबाही मचाई। सरकार के मुताबिक पुरी में पुरानी इमारतों, कच्चे घरों, अस्थायी दुकानों को काफी नुकसान पहुंचा और इससे पुरी और भुवनेश्वर में बिजली गुल रही। तूफान की वजह से टेलीकॉम सेवा बुरी तरह से प्रभावित हुई। हालांकि देर रात बंगाल पहुंचने से पहले ये कमजोर हो गया। जिस वक्त तूफान ने ओडिशा के तट को छुआ था उस समय हवा की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा थी। चक्रवात फेनी से ओडिशा में अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है। यूपी में फेनी तूफान के खतरे को देखते हुए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। तूफान को लेकर कानपुर नगर निगम ने जर्जर मकानों और बिल्डिंगों पर लगे होर्डिंग्स को लेकर एडवाइजरी जारी की। सभी 6 जोन में एक जेसीबी और ट्रकों को तैनात किया गया है। फेनी की अनहोनी से लोगों को बचाने के लिए प्रभावित राज्यों में जियो नेटवर्क और रिलायंस फाउंडेशन सबसे बड़े मददगार साबित हो रहे हैं। इस भीषण तूफान में भी जहां सभी संचार माध्यम ठप हो गए, वहीं जियो ने अपनी कनेक्टिविटी की बदौलत दूर दराज में फंसे लोगों को अपनों से जोड़े रखने में मदद की। एक तरफ रिलायंस जियो अपने बेहतर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पावर की वजह से इस तबाही में लोगों को ऑनलाइन बनाए रखने में कामयाब रहा है। साथ ही डीजल और अन्य ईंधन का भी पूरा इंतजाम किया गया। रिलायंस फाउंडेशन भी 27 अप्रैल 2019 से ही लोगों को इस तबाही से बचाने के लिए प्रभावित इलाकों में राज्य सरकार के साथ मुस्तैद हो गया था। रिलायंस जियो भी चक्रवात की महत्वपूर्ण सूचनाओं को दूर दूर तक प्रसारित करने के लिए अपने डिजिटल सेवाओं को जारी रखता है और रखी हुई है। जियो 27 अप्रैल से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में करीब 2.5 लाख मछुआरों और किसानों को फेनी तूफान से पल पल के अलर्ट की सूचना दे रहा है। राज्यों में मोबाइल आधारित सभी व्हाट्सएप, जियो चैट चैनल्स, केबल टीवी और प्रिंट मीडिया के प्रसारण में भी मदद कर रहा है। वहीं रिलायंस फाउंडेशन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर के जरिए जिला प्रशासन के साथ निचले इलाकों में अस्थायी शिविरों के लिए मदद कर रहा है। 2 मई को आंध्र प्रदेश में रिलायंस फाउंडेशन के लोग समुद्री पुलिस के साथ मिलकर 305 परिवारों के 657 व्यक्तियों की मदद कर चुका है। 2 मई को ही मछली पालन विभाग के साथ ओडिशा के पुरी में 20,000 समुद्री मछली पकड़ने वाले परिवारों को अस्थायी शिविरों में पहुंचाने में भी योगदान दिया है। साथ ही रिलायंस फाउंडेशन के कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर के साथ मिलकर जियो और रिलायंस फाउंडेशन की ओर से दी जाने वाली मदद की जानकारी भी दी। जिस किसान को प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी सबसे ज्यादा प्राथमिकता देने की बातें कहते हैं, आए दिन अफसरों को निर्देश देते रहते हैं कि किसानों को हर समस्या जो है उनकी उसको गंभीरता से लिया जाए, किसानों को कोई तकलीफ ना हो, लेकिन उसी किसान को लेकर उनके सरकारी अफसर तो संवेदनहीन बने हुए हैं। हरदोई जिले के शाहाबाद में एसडीएम रामप्रकाश ने गाली गलौज करके किसानों का अपमान किया। गालीबाज एसडीएम का वीडियो वायरल हो रहा है। सरकारी क्रय केंद्र पर गेहूं की तौल कराने वाले किसान को छोटी सी बात पर एसडीएम ने गाली दी, अपमानित किया। यही नहीं, अपनी गाड़ी में ले जाकर किसान को अपमानित करने के बाद छोड़ दिया। एसडीएम साहब के इस बर्ताव से किसान काफी दुखी हुआ। पूरा मामला हरदोई जिले के शाहाबाद का है। सुनाई नहीं पड़ता, पूछ रहा हूँ किसका गेहूं। बैठे कुर्सी में जो है नवाबी झाड़ रहे बदतमीज रही के। इंसान नहीं हो, आवाज नहीं सुनाई पड़ती। गाड़ी बैठा वाली तो अभी दिमाग सही पड़ जाएगा। सुनाई नहीं पड़ता, पूछ रहा हूँ किसका गेहूं। बैठे कुर्सी में जो है नवाबी झाड़ रहे इंसान नहीं हो, आवाज नहीं सुनाई पड़ती। बैठा वाली तो आप ये देखिए कि एसडीएम महोदय हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आप इंसान नहीं हो, गधा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आप तो एसडीएम हैं, आप तो काफी किताबें पढ़ लिख कर वहां पर गए हैं, तो कौन क्या है ये तो आप अपनी जुबानी से बता रहे हैं, क्योंकि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल तो कोई नहीं करता। हम देखते हैं दोस्ती में, आपस में बातचीत में इस तरह के मजाकिया शब्द होते हैं, लेकिन आप इतने लोगों के बीच में खड़े होकर, आप यहाँ पर निश्चित है कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आपके कपड़े आपको बहुत एलीट क्लास का दिखा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको तो वापस शिक्षा लेने की जरूरत है।
अब आजकल एक और अच्छी बात ये लगती है कि वीडियोस आ जाते हैं। आशीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आशीष, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगता है कि इन्हें वापस पढ़ने की और बेसिक जो नर्सरी एलकेजी में तमीज तहजीब सिखाई जाती है उसकी ज्यादा जरूरत है कि किसी से भी बात करते हुए अपने शब्दों पर किस तरह से ध्यान रखा जाता है। जी बिल्कुल, देखिए राजनीतिक पार्टियां लेकर सभी आज तक किसानों को साधने और उनके हित की बात कर रहे हैं। वहीं अधिकारियों के ऐसे रवैये से बड़ा कष्ट पहुंचता है लोगों को। एक किसान अपना गेहूं लेके क्रय केंद्र पर भारी गर्मी में लेकर जाता है, वहीं पेड़ के नीचे छांव में बैठ जाता है। एसडीएम साहब आते हैं और कहते हैं ये गेहूं किसका है जी। किसान उनकी बात को नहीं सुन पाता है और इतनी छोटी सी बात पे वो उसको गाली गलौज करने लगते हैं। किसान के प्रति ऐसा रवैया बहुत निंदनीय है। अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर ऐसे एसडीएम पे क्या कार्रवाई होती है। ठीक है, कार्रवाई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या होती है इन पर। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। गेहूं खरीद घोटाले में 13 साल बाद एफआईआर हुई है। ईओडब्ल्यू ने 44 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। कोटेदारों से खरीद कर बांग्लादेश बेचा गया था गेहूं। सरकार को 1 करोड़ 43 लाख रुपए का चूना लगा था। कई फार्मों के डायरेक्टर और सरकारी अफसरों पर एफआईआर। 29 सितंबर 2004 से 21 जनवरी 2005 के बीच घोटाला हुआ। कानपुर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर में भी गड़बड़ी हुई थी। उन्नाव, बांदा, हमीरपुर, कौशाम्बी, कन्नौज में भी बड़ी गड़बड़ी मिली थी। जांच में मिले थे खाद्यान्न विभाग के कई अधिकारी दोषी। तो देखिए, एक और घोटाला जो है सामने आया है। 2004 का जिक्र हो रहा है और अब इस पे जांच के 29 सितंबर 2004 से 21 जनवरी 2005 के बीच ये घोटाला होता है, तकरीबन 4 महीने। कानपुर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर में गड़बड़ी। उन्नाव, बांदा, हमीरपुर, कौशाम्बी, कन्नौज में भी गड़बड़ी मिली थी और खाद्यान्न विभाग के कई अधिकारी जो हैं जिन पर आरोप लगे थे। अब देखिए इन्वेस्टिगेशन बैठती है किस तरह से क्या होता है। तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास का दरअसल सरकार को नुकसान हुआ। कुछ सियासी खबरों की बात कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का प्रचार अभियान आज शाम 5 बजे के बाद बंद हो जाएगा। 6 मई को 7 राज्यों में 51 संसदीय सीटों पर चुनाव होने हैं। लोकसभा के 5वें चरण में उत्तर प्रदेश से 14 सीटें हैं जिस पर मतदान होना है। इस बार उत्तर प्रदेश की 14 सीटों में कई हाई प्रोफाइल नेताओं के भाग्य का फैसला होगा। अमेठी की बात करें, रायबरेली की बात करें या हम बात करें लखनऊ की, अयोध्या आपको बता दें कि विधानसभा सीट वाली फैजाबाद सीट पर भी मतदान होना है। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर यूपी के दौरे पर आ रहे हैं। बस्ती और प्रतापगढ़ में मोदी रैली को संबोधित करेंगे। बस्ती में पीएम पॉलिटेक्निक मैदान में जनसभा करेंगे, वहीं प्रतापगढ़ के जीआईसी मैदान में पीएम रैली को संबोधित करेंगे। तो देखिए, कई इंपॉर्टेंट सीट्स का हमने जिक्र किया, चाहे हम अमेठी की बात करें, लखनऊ की बात करें, हम रायबरेली की बात करें। इस 5वें चरण में दरअसल इन पर वोटिंग होनी है, तो रैलियों का सिलसिला भी शुरू हो गया। आज देखिए अमेठी में जो है अमित शाह रोड शो करेंगे और बेहद ही महत्वपूर्ण स्मृति ईरानी के लिए वोट मांगेंगे। वो कांटे की टक्कर जो है दरअसल राहुल गांधी को दे रही है अमेठी सीट पर। प्रधानमंत्री मोदी की भी कई रैलियां हैं जिसको हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं बस्ती और प्रतापगढ़ में। और जैसे हमने अमेठी का जिक्र भी किया, आज अमेठी में राजनीतिक हलचल बहुत तेज होने वाली है। बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह दरअसल रोड शो करने वाले हैं। रोड शो में बीजेपी नेता मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव, निरहुआ भी शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे अमित शाह का रोड शो होगा। तो जैसे हमने अमेठी का जिक्र किया आज, क्योंकि देखिए प्रचार प्रसार जो है आज शाम 5 बजे के बाद थम जाएगा, उसके बाद आप डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं। उस लिहाज से आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कोशिश यही होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कम से कम समय में पहुंचा जा सके। आज अमित शाह दरअसल रोड शो करेंगे स्मृति ईरानी के लिए। स्मृति ईरानी तो काफी समय से एक्टिव हैं ही। पिछली बार भी जब वो हार गई थी उसके बाद भी उनकी प्रेजेंस अमेठी में कंटिन्यू थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर लेते हैं। आज वो भी कई रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रतापगढ़ में जहां पीएम की रैली में योगी शामिल होंगे, तो वहीं फैजाबाद, कैसरगंज और मोहनलालगंज में भी योगी रैली को संबोधित करेंगे। तो
कैसरगंज मोहनलालगंज में भी रैली को दरअसल संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ ही साथ पीएम की रैली में भी वो मौजूद रहेंगे। तो हमने मुख्यमंत्री की बात की, प्रधानमंत्री की बात की, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात की। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी आज कई रैलियों को संबोधित करेंगे। राजनाथ सिंह आज मोहनलालगंज और धौरहरा में चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। बीजेपी प्रत्याशी कौशल किशोर के लिए राजनाथ सिंह वोट मांगेंगे। वहीं धौरहरा से बीजेपी प्रत्याशी रेखा वर्मा के लिए भी वोट वो मांगेंगे। तो तमाम बड़े नेता मैदान में हैं और कई रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। 14 सीटों पर दरअसल वोटिंग होनी है, तो जबरदस्त तैयारियां जो है की गई है और कोशिश बड़ी से बड़ी रैली करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके। राजनाथ सिंह के चुनाव प्रचार के लिए पूरा परिवार लगा हुआ है। राजनाथ के दोनों बेटे पंकज सिंह और नीरज सिंह भी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। राजनाथ सिंह की व्यस्तता की वजह से उनके बड़े बेटे पंकज सिंह लगातार चुनावी सभाएं और पदयात्रा कर रहे हैं। पदयात्रा के दौरान बातचीत की हमारे सहयोगी ने उनसे। राजनाथ सिंह लगातार देश भर में दौरे कर रहे हैं। स्टार प्रचारक हैं, वो गृह मंत्री हैं, उनकी तमाम जिम्मेदारियां हैं। ऐसे में लखनऊ में जिस तरह से पदयात्रा हो, जिस तरह से जनसभा हो, नुक्कड़ सभा हो, उनके बेटे और विधायक पंकज सिंह हैं, वो लगातार लखनऊ में ये सब काम कर रहे हैं और जनता के बीच में है। पंकज जी, जिस तरह से आप कमान संभाले हुए हैं, लगातार व्यस्त हैं गृह मंत्री जी, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मैं कह सकता हूं कि हमारे लखनऊ के हजारों कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव की कमान संभाल ली है और लगातार लोगों से मिलने की कोशिश हम सब लोग कर रहे हैं। लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि कोई भी ऐसा जो है मार्केट और कोई भी ऐसा मोहल्ला नहीं रहा होगा जहां आपने पदयात्रा नहीं की होगी। नहीं, कोशिश हम सब लोगों ने यही की है कि गली गली में जाकर लोगों से मिले। तो राजनाथ सिंह की व्यस्तता की वजह से उनके बड़े बेटे पंकज सिंह लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं। हमने आपको बातचीत भी जो है सुनाई। राजनाथ सिंह की व्यस्तता की वजह से ही परिवार जो है दरअसल मैदान में है, ये हमने आपको दिखाया। नीरज सिंह बूथ मैनेजमेंट तक ही सीमित नहीं है, फील्ड में भी निकल रहे हैं, जनसंपर्क भी कर रहे हैं और यूथ पे इनका बहुत फोकस है। यूथ के बीच जा रहे हैं और अपनी जो बीजेपी की जो नीतियां हैं, बीजेपी की जो एजेंडे हैं, उसको बता रहे हैं यूथ से। यूथ के बीच आपका फोकस है? जी बिल्कुल, युवा वो है जो देश की दशा और दिशा तय करता है। आज इस देश की 65% आबादी 30 साल से नीचे है। आज उनको बताने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से हमारी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए व्यक्ति तक उनकी चिंता करने का प्रयास किया है। आज उज्ज्वला योजना के माध्यम से हमारे महिलाओं के घर में सिलेंडर पहुंचाया जा रहा है। गरीब बालक जो लालटेन की रोशनी के नीचे पढ़ाई करता था, उसको आज गांव में बिजली मिल रही है सौभाग्य योजना के माध्यम से। और पूरे विश्व का सबसे बड़ा बीमा योजना हमारी सरकार ने दिया है, आयुष्मान योजना, 5 लाख का मुफ्त बीमा। इनकम टैक्स पेयर हमारी सरकार ने बढ़ाए हैं। 5 लाख के इनकम पे टैक्स एग्जम्पशन देने का काम हमारी सरकार ने किया है। बीजेपी नेता और फिल्म अभिनेता सनी देओल की बात करते हैं। रायबरेली, इलाहाबाद और फूलपुर में रोड शो करेंगे। सनी देओल दोपहर 3 बजे बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के समर्थन में रायबरेली में रोड शो करेंगे। वहीं 5 बजे देओल इलाहाबाद लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी के लिए रोड शो करेंगे। इसके बाद फूलपुर से लोकसभा भाजपा प्रत्याशी केसरी देवी पटेल के समर्थन में रोड शो वो करेंगे। पार्टी ने गुरदासपुर से दरअसल सनी देओल को मैदान में उतारा है, तो वहां पर भी लगातार एक्टिव हैं, रोड शो कर रहे हैं वहां पर भी। एंड आज स्पेशली यूपी में 3 रोड शो। खबरें और भी रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सभी का राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र में कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और साथ ही बहन प्रियंका और कांग्रेस महासचिव यानी कि प्रियंका गांधी का हम जिक्र करें, आज प्रचार प्रसार करेंगे। राहुल गांधी महिलाओं के साथ क्लोज डोर मीटिंग करेंगे, साथ ही कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे।
तो ग्राफिक्स आपको हम दिखा रहे हैं। दरअसल आज क्योंकि हम बार बार बात करें 5वें चरण में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है उसमें अमेठी और रायबरेली भी आते हैं। अमेठी से क्योंकि राहुल गांधी प्रत्याशी हैं एक बार फिर से, लिहाजा प्रचार प्रसार 2 दिन तक प्रियंका गांधी पिछले दिनों करती रही और उसके बाद जो है आज राहुल गांधी भी आ रहे हैं और कई कार्यक्रमों में हिस्सा है, खासतौर से महिलाओं से भी बातचीत वो करेंगे। कल आपने देखा कि राहुल गांधी का एक लेटर भी दरअसल आया था जिसके बारे में उन्होंने अमेठी को अपना परिवार बताया था और बताया था कि वो किस तरह से बदलाव करना चाहते हैं और उन्हें ताकत यहां से मिलती है। अयोध्या में एसपी उम्मीदवार आनंद सेन यादव के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अपने भाषण में उन्होंने केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार को निशाने पर रखा। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी अपने 2014 के वादों को भूल गई। प्रियंका गांधी के बयान पर अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस का यह बयान अच्छा लगा कि हमने जानबूझकर प्रदेश में कमजोर प्रत्याशी खड़े किए, इसलिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। नई सरकार बनाने का फॉर्मूला भी उन्होंने बताया। जागरूक है, चाय का स्वाद नहीं अच्छा लगा तो अब उन्हें चौकीदार भी नया चाहिए। पूर्व में भी ऐसा हुआ है कि जब देश को अपने आप एक नया प्रधानमंत्री सभी दलों ने मिलकर के बनाया था। जो परिस्थितियां हैं अगर हम आकलन करें तो आज भी प्रदेश में अगर 70 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी सीटें नहीं जीतती तो शायद उनकी दिल्ली में सरकार नहीं बनती। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सिद्धार्थनगर में गठबंधन प्रत्याशी आफताब आलम के लिए वोट मांगे। तेज बारिश में भी एसपी बीएसपी कार्यकर्ता उनका भाषण सुनते रहे। अपने भाषण में मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी की नाटकबाजी और जुमलेबाजी अब काम नहीं आने वाली। छोटे बड़े चौकीदार मिलकर चाहे कितनी ताकत लगा ले, सब बेकार है। कांग्रेस पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि 6,000 देने की जगह हम लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। कोई भी नाटकबाजी या जुमलेबाजी आज सामने आने वाली है और इस मामले में खासकर इसकी चौकीदारी की ये नई नाटकबाजी भी इनको नहीं बचा पाएगी। क्या इस चुनाव में इनके सभी छोटे बड़े चौकीदार भी मिलकर अपनी कितनी भी ताकत क्यों न लगाए। लखनऊ में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लखनऊ वोटिंग कार्निवल का आयोजन हजरतगंज में किया गया। देर रात तक चले कार्निवल में एसएसपी समेत लखनऊ के बुद्धिजीवियों ने भी शिरकत की। कार्यक्रम के आयोजन की अगुवाई जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने की। कार्निवल के माध्यम से हम युवाओं को टारगेट कर रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनको टारगेट कर रहे हैं कि वो यहाँ पे आए, महात्योहार में सेलिब्रेशन के माहौल में, फेस्टिविटी के माहौल में वोट करें। वोटिंग एक बोरिंग प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, खुशनुमा माहौल में जोश के साथ। अगर इस माहौल में अगर वो एनर्जाइज होंगे तो डेफिनेटली खुद भी वोट करेंगे, परिवार का वोट कराएंगे, मोहल्ले का वोट कराएंगे। तो आज उसी टारगेट के साथ लखनऊ को 70% वाली कैटेगरी में खड़ा करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। गली गली चप्पा चप्पा सबको समझानी, बारी अब है देश की, बारी है ये देश की, जीता रहे हिंदुस्तान करनी अब तैयारी है, जीता रहे हिंदुस्तान करनी अब तैयारी है दोस्तों। यहाँ युवा का एक मत, देश की है हिम्मत, ना सोते रहो घर पर, चल उठा बेटा झटपट, ले आ गया बेटा 6 मई, उम्मीदें तुझसे नहीं रे, चल दौड़ कर बेटा चैंपियन, तू उठे बेटा चैंपियन,